नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और हरियाणा के अंदर मतदान के बाद मतगणना हो गई। आज 9 तारीख है, कल मतगणना हुई और मतगणना के अंदर भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट मिला, बहुमत की सरकार बनी। और जो कांग्रेस है, जिसके बारे में तमाम ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, तमाम जो लोग हैं या जो तमाम चैनल हैं, तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं, वो ये आकलन लगा रहे थे कि अब की बार हरियाणा की सरकार बनेगी। और जिस तरीके से कांग्रेस खुद आश्वस्त थी कि हमारी सरकार बनने जा रही है, वैसा नहीं हुआ। कांग्रेस की 37 सीटें आई, भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटें आई, 2 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में गई और 3 सीटें जो इंडिपेंडेंट हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, उनके खाते में गई। आखिर कांग्रेस के साथ ये क्या हुआ? आखिर कांग्रेस जो बहुमत की बात की जा रही थी, वो बहुमत क्यों नहीं टच कर पाई? आखिर कोई टेक्निकल इश्यू हुआ या फिर मानवीय कुछ हुआ या फिर मशीनी कुछ हुआ? उसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ सुभाष बत्रा जी हैं, पूर्व के अंदर मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी रहे हैं। तमाम इन्होंने घूम के इलेक्शन कैंपेनिंग भी की और जो इनकी ऑब्जर्वेशन थी वो भी वही थी जो मैं बता रहा हूं। बत्रा जी से बात करेंगे, आखिर हुआ क्या? सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू राहुल। सर ये एक शोध का विषय बन गया कि हरियाणा के अंदर चाहे खुद बीजेपी के जो इंटरनल सर्वे थे, उनके अंदर भी बीजेपी बहुमत के नजदीक भी खुद को नहीं मान रही थी और कांग्रेस को 60 सीटें मान रही थी। उसके अलावा चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई टीवी चैनल हो, बड़े हो छोटे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, बड़े हो छोटे हो, सब कुछ जो कांग्रेस है उसकी सरकार बना रहा था। फिर एकदम से नतीजे ये इस तरीके से आए कि फिर सबको मायूस होना पड़ा जो कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। ऐसा क्या हो गया? देखिए राहुल जी, मैं पूरा हरियाणा तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम एरिया में मैं गया हूँ। कुरुक्षेत्र में मैं गया, हांसी में मैं गया, ठीक है, झज्जर में मैं गया, सारे एरिया में मैं घूमा हूँ। प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हवा थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये आपका जो बड़े बड़े सट्टा लगाने वाले हैं, स्टोरी है, उनकी ओपिनियन भी, उनका भी अगर सट्टा बाजार खुलवा के पोलिंग से एक दिन पहले की आप खुलवाओ तो उनमें भी कांग्रेस की कहीं 55, कहीं 60, कहीं 60 प्लस सीटें दिखा रहे थे। प्रिंट मीडिया के 132 अखबार, उन्होंने, अगर आप तमाम उस प्रिंट मीडिया को आप उठाओ तो उनका भी निचोड़ निकालो तो कांग्रेस पूरे बहुमत से सरकार बना रही थी। यूट्यूब, आपके चैनल, कोई सर्वे ऐसा नहीं था जिसने कांग्रेस का बहुमत ना दिखाया। 9 बजे मैं खुद टीवी पे बैठा था, चैनल नंबर 24 जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल है, वहां पे 73 सीट, 74 सीट। आज तक जो सबसे बड़ा चैनल है, वहां पे भी 60 से ऊपर सीट कांग्रेस की। और उस वक्त 9, साढ़े 9 बजे तक बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी। उसके रिजल्ट में हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ थे। लेकिन जैसे ही ईवीएम पे ये खेल शुरू हुआ, मैं घर पे वापस आया, सारा पासा ही पलटा पाया। सर आपने कहा कि ईवीएम का खेल शुरू हुआ। हाँ, क्या खेल हुआ? ईवीएम का खेल, मैं ये कहता हूं, मैं बड़े टेक्निकल आदमियों से मिला हूं। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, सही पूछो तो नैब सैनी जी का 1 दिन या 2 दिन पहले स्टेटमेंट मैंने खुद मैंने देखा, सुना और पढ़ा। वो क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा के पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं। ठीक है, और बाकायदा हर चीज हमने तय कर ली है और हमारी मेजॉरिटी आना तय है। ओवर कॉन्फिडेंस तय है और हम जीतेंगे, बहुमत के साथ जीतेंगे, पूरा बहुमत आएगा और अपोजिशन हमारे ऊपर ईवीएम का आरोप लगाएगी। ठीक है, ये एक पेशबंदी है, ये एक प्री प्लान खेल था। मैं कह रहा हूं
इसकी जांच होना बड़ा जरूरी है। मैंने बड़े ईवीएम के टेक्निकल जो एक्सपर्ट है मैंने उनसे भी राय ली है। मैंने उनसे पूछा है कि क्या ये हैक हो सकता है? कहीं 100% हो सकता है। ये आप पानीपत, ये सारी जीटी रोड बेल्ट जहां भी ईवीएम मशीनें, जहां जहां 99% बैटरी पूरी तरह से चार्ज थी, ये क्या कारण है कि वहां सारी जगह बीजेपी और हम हर जगह पर लूज कर रहे हैं। ये वजह क्या है? कहीं ना कहीं जरूर बहुत बड़ी साजिश हुई है, बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत ये सारी बात हुई है। और मैं ये कहता हूं कि ये खुद बीजेपी वाले बड़े लीडर कह रहे हैं कि हमारी समझ से भी परे की बात है। बड़े बड़े जो डिबेट के ऊपर बैठते हैं, रघुरंजन जैसे आदमी, वो भी कह रहे हैं हमारी समझ से परे की बात है। बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि ये हमारे लिए कचंबा है इतनी सीटों का आना। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि एक वो बात है पुरानी कि महाभारत का युद्ध हो रहा था, पांडव और कौरवों के अंदर था। पांडव तो मात्र 5 जने थे, कौरव हजारों हजारों लाखों की संख्या में थे। युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, वो जीत गए। तो पांडव, वो धर्म की लड़ाई थी, जो देशतर धर्मपुत्र थे, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को जुए में लगा दिया था, सुनो। और वो कहते हैं ना, जो जीता वो सिकंदर, सुनो। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर पांडव हार जाते तो जो जीत के जो विश्लेषक है उन्हें वो घेरते कि आज पांडवों का नाम काले अक्षरों में लिखा जाता। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आज चौधरी भूपेंद्र सिंह को भी ये चीजें फेस करनी पड़ेगी। सुनो, चौधरी भूपेंद्र सिंह ने जो मेहनत की है, जो पूरे हरियाणा के अंदर घूम घूम के माहौल बनाया है, मैं अब भी कहता हूं कि ये जो कुछ कहते हैं ना, सोशल इंजीनियरिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मैं कहता हूं अगर सोशल इंजीनियरिंग होनी थी रोहतक में नहीं हुई। भारत भूषण पत्र जीता कि नहीं जीता? गांधी कैंप के भी वोट जो कहते थे हमें 30% ही मिलेंगे, हम मात्र 1500-2000 वोटों से पीछे, जहां सारा पंजाबी कंसोलिडेटेड बैठा है। आज पूरे शहर के अंदर हम जनता कॉलोनी में जीत के आए हैं, हम एकता कॉलोनी में जीत के आए हैं। हम आउटर एरिया में वोटिंग बेशक कम हुई है, लेकिन मैं ये कहता हूं इलेक्शन हैक हुआ है, बड़ी भारी मुझे गड़बड़ी की आशंका है। मैं भी बड़े एक्सपर्ट से इसकी राय लेने लग रहा हूं। मैं खाली हूं अब, लेकिन मुझे राजनीति का ज्ञान भी है। लेकिन जो हुआ है ना, इससे मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, मेरे समझ से परे की बात है। मैं लीगल एक्सपर्ट से भी सलाह कर रहा हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। मैं ये कहता हूं ये पूरे के पूरे प्रदेश के, अगर इनमें हिम्मत है, मेरा चैलेंज है, पूरे प्रदेश के इलेक्शन को काउंटर मांड कर दो, नए सिरे से इलेक्शन करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। और बैलेट पेपर पे करा दो, बैलेट पेपर पे करा दो, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए भी एक सदमा है, इट इज ए शॉक टू मी, लेकिन मैं इसको हजम नहीं कर पा रहा। मैं चाहे मेरा कुछ हो जाए, मैं इसके लिए दिल्ली जाऊंगा, जुडिशियल एक्सपर्ट से सलाह करूंगा, मैं बड़े उच्च विधि वक्ताओं से सलाह मशवरा करूंगा। और मैंने तो रामदेव को कटघरे में खड़ा कर दिया था, भगोड़ा घोषित कर दिया था। मेरी सेठ में कोई सर, मैं तो फाइटर कभी नहीं मरा करता, मैं तो लड़ना जानता हूँ। मेरा विचारों में बेशक भूपेंद्र से भिन्नता भी रही हो, लेकिन मैं हमेशा कभी भी मैंने उनको किसी ऐसे कटघरे पे खड़ा नहीं किया। आज मैं गया हूँ, 2 घंटे उनके साथ रहा हूँ, उसने मेहनत की है, उन्हीं के नाम के वोट मिले और बड़ा धक्का हुआ है। और इसका पूरी तरह से मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर पूरा स्टैंड ले और इसकी लड़ाई सड़कों पे लड़े
और पूरे इलेक्शन, पूरे प्रदेश के इलेक्शन को काउंटरमांड कराया जाए, और चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक जाए, और किसी सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी सरकार इंक्वायरी करा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आपका मतलब मानना ही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, कोई गड़बड़, मशीनों में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, हुई है। मेरा मानना ये है, हुआ है, ऐसा नहीं है। अब अरे आप यूं करो, अभी मेरे साथ चलो, 100 आदमी उसे सर्वे करते हैं, वो खुद कहेंगे कि जी हमारे समझ में नहीं आ रहा ये रिजल्ट क्या है। इससे पहले टोटल सर्वे ये कैसे हो सकता है? सभी सर्वे कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। 132 प्रिंट मीडिया के पेपर्स कह रहे हैं कांग्रेस बहुमत में आ रही है। दीवारों पे लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी चैनल्स की गाड़ियां, बसें भूपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर खड़ी हो गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, चारों तरफ चैनल ही चैनल आ गए। क्या सारी चीज झूठ है? हर चीज झूठ तो नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं तो कुछ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग फिशी। जो है उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। और फिर जो नैब सैनी जी का जो बयान जो एक दिन पहले आया, और उन्होंने कहा सब प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, पूर्णतः सारे सिस्टम को सेट कर दिया गया है, सारी चीजें ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी, और फिर सरकार बनते ही ये हमारे ऊपर ईवीएम के दुरुपयोग का इल्जाम लगाएंगे। ये पेशबंदी थी, पेशगोई थी, ये उनके अंदर का गिल्ट, एक सच्चाई प्रकाशित कर रही थी, जो वो कैसे कह गए एक दिन पहले, वो तो सामने आ गई है बात। चलिए देखिए, आपकी तो बहुत लंबी पॉलिटिक्स रही है जी, और आप तो गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। इस डिपार्टमेंट से जो सीआईडी है, टेक्निकल जो इश्यूज होते हैं उनका डिपार्टमेंट भी आपके पास रहा। आप एक काम कर लीजिए, इनके सीआईडी डिपार्टमेंट की, ठीक है, मेरे पास तो महकमा रहा है, वेद साहब के पास तो सीआईडी रही नहीं, वो तो इसी चक्कर में रहे, और बड़े बड़े बयान आ रहे हैं उनके, ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया, डील हो गया, और मिसालें देते थे। गब्बर सिंह, उनको यही पता नहीं था कि गब्बर सिंह का किरदार क्या था फिल्म शोले के अंदर, यही पता नहीं, वो तो एक डाकू था। मैं ये कहता हूँ, आज सारी सीआईडी की रिपोर्टें डे टू डे मंगवा लो, इनकी खुद की महकमे की, आपको पता लग जाएगा सीआईडी ने क्या किया। सीआईडी की, आईबी की, जो भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो तो सब कांग्रेस की सरकार बना रही थी। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट मंगवा लो, आप सीआईडी की रिपोर्ट मंगवा लो, इनके तमाम सर्वेयरों की रिपोर्ट मंगवा लो, क्या सारे झूठ हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देयर इज समथिंग रॉन्ग, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं पूरा इलेक्शन कर दो ना, एक देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल साबित हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी क्या कमाल कर दिखाया, आई समझ, टोटल इलेक्शन काउंटर मांड कर दिया, पुनः इलेक्शन हो गया बैलेट पेपर के ऊपर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा। खैर, जिसको मेजोरिटी मिली है वो ऐसा क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। और दूसरा ये है कि आपकी तरफ से अगर कोई ऐसा स्टेप उठाया जाता है, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको याद हो, अमेरिका का इलेक्शन हुआ था, ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे, और उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा था कि मैं पुतिन, जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूं, और मैं बनूंगा तो सबसे पहले पुतिन से मिलूंगा। पुतिन ने वो दोस्ती का वादा निभाया कि रशिया में बैठ के अमेरिका के इलेक्शन को हैक करवाया। सुनो, सारे वर्ल्ड की न्यूज में आया था। और आज अमेरिका की टोटल अपोजिशन ने उसको सेनेट के अंदर इसको अपोज किया, और आज सारे अमेरिका के अंदर ईवीएम से चुनाव नहीं होता, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। उन्होंने प्रथा बदल दी, उन्होंने सिस्टम को बदल दिया, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। और सारी अपोजिशन पूरे देश के अंदर, इनके दरवाजे इलेक्शन कमीशन के खड़काए जा रहे हैं, सारे सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, लेकिन इनके सर पे कोई जू नहीं रहेंगी, ये टच से मच नहीं होती। आपको क्या दिक्कत है बैलेट पेपर के अंदर चुनाव करवाने में? लेकिन ये कराएंगे नहीं। क्यों? इनकी मानसिकता एक तानाशाही मानसिकता है। दे डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी। ये एक
धक्काशाही है। आप देखो ना, कोई संवैधानिक चाहे चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, लोकतंत्र का कोई ऐसा पिलर, कोई ऐसी संस्था, सीबीआई, ईडी मुट्ठी में दबा रखी है। जिसको चाहे उसके ऊपर रेड होती है, जिसको चाहे उसको छोड़ते हैं। इनके पास आ जाए तो वॉशिंग मशीन में धुला हुआ दूध की तरह जैसे तीनों बाल लगा के बाहर निकाल देते हैं। किसी के पास कोल माइंस का किसी के खिलाफ केस है, केस वापस उसको अपनी टिकट पे चुनाव लड़वाते हैं। महाराष्ट्र में जाके प्रधानमंत्री अजीत पवार के खिलाफ 70,000 करोड़ का स्कैम सरेआम घोषणा करते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं। 4 दिन के बाद उनको अपने जब बीजेपी में आ जाते हैं तो उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं इतना ही कहता हूं, मैं खुद बड़े इस सदमे में हूं। मैं इसके अंदर मैंने कह दिया, मैंने घर वालों को भी कह दिया, मिसेज को भी कह दिया। अब मैं दिल्ली जाऊंगा, वहां रहूंगा 10-15 दिन, स्टडी करूंगा, विधि वक्ताओं से मिलूंगा, जुडिशियल ऑफिसर से मिलूंगा और इस ईवीएम के खिलाफ मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। पता नहीं मुझे वहां कोई इसमें फतेह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये अलग बात। चलिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं। खैर, हमने तो बहुत कम इलेक्शन देखे हैं आपके मुकाबले। क्या आपको कभी कोई और इलेक्शन ऐसा लगा कि जो इस इलेक्शन से सिमिलर हो कि इलेक्शन से पहले ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल या जो भी है सारी चीजें किसी और की सरकार बना रही हो और नतीजे फिर उलट आ जाए? ना, कभी ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, मेरे नहीं हुआ। देखो, आप कोई आप निकाल लो, ध्रुव का सर्वे, फलाने का सर्वे, फलाने का सर्वे, किसी ने भी, किसी सर्वे ने, किसी चैनल ने, किसी बड़े से बड़े जो इस देश में जो सिस्टम है, उन्होंने किसी ने भी 45 से नीचे तो है ही नहीं कोई मिनिमम 44, 45, 46 है ना, सुनो। और किसी ने तो हमारी 60 से पार बताई। हाँ, 62 भास्कर ने हमारी 60 के पार बताई। सुनो, आप किसी ने हमारी 55 बताई, किसी ने 50 बताई, 45 से कम तो कोई नहीं आया। नहीं, बिल्कुल आया कोई नहीं आया ना। और इनकी 30 से ऊपर किसी ने नहीं दिखाई। हमने खुद जो बीजेपी के लीडर्स हैं, सुनो, इन्होंने 30 से, इनका किसी ने भी 30 से ऊपर नहीं बताई। और इनके तो जेपी दलाल जैसा एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनका भी अगर कहो तो मैं वो लिंक आपको भेज दूंगा। वो क्या कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो क्या कह रहे हैं, अगर हमारी 30 सीट भी आ गई तो सरकार हम बढ़ाएंगे। सुनो, वो कह रहे हैं। इनके कोई एक लीडर का बयान बता दे। 30 के आसपास कर रहे हैं, 30 अराउंड 30। इनकी एजेंसियां फेल, देश की सारी एजेंसियां फेल। और ये कह रहे थे हुड्डा साहब आएंगे, ये हो जाएगा। इनडायरेक्टली हुड्डा की सरकार मान रहे थे। सुनो, बोखलाट में शैलजा को, बेचारी को, उसको भी बीच में घसीट के ला रहे थे दलित वोटों को लुभाने के लिए। शैलजा के साथ ये कर दिया। मैं सर वहीं आ रहा हूँ, शैलजा जी पे आ रहा हूँ। देखिए, एक पक्ष तो ये है जो आपने बता दिया कि हार की एक वजह ये है कि जो टेक्निकल गेम कुछ हुआ है, मशीनों के अंदर गड़बड़ करी है। चाहे 99% बैटरी उनकी पॉसिबल नहीं है। 5 तारीख को जिन मशीनों को पूरा दिन यूज किया गया हो, उसके बाद उनको सील लगा के फिर 8 को जब खोली जाए तो 99% बैटरी नहीं रह सकती है। तो लॉजिकल बात है, ठीक है। मगर एक पक्ष और भी है जो हार है कांग्रेस की। हार का कारण ये बताते हैं कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनकी आपस के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। जो कुमारी शैलजा है वो चाह रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेट हार जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहे थे कांग्रेस के कैंडिडेट हार जाए। और जो रेबल खड़े थे कांग्रेस के, उनको, अब रेबलों की बात की जाए, जो रेबल खड़े हुए थे कांग्रेस के, तो उन्होंने बहुत बड़ा डैमेज किया है, बहुत बड़ा नुकसान किया है। चाहे उचाना की सीट ले लो, चाहे आप गोहाना की सीट ले लो, चाहे आप अम्बाला कैंट की सीट ले लो। राहुल जी, आप तो बड़े सीनियर हो, मेरे अजीज हो। ये मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है।
ओवर कॉन्फिडेंस। पब्लिक का इतना अच्छा रिएक्शन होता है और कॉन्फिडेंस हो ही जाता है आदमी। हाँ, हो जाता है, जैसे नेचुरल, नेचुरल। उन्होंने ये सोच लिया, कांग्रेस लीडरशिप ने ये सोच लिया कि किसी को कहने की जरूरत नहीं है, हवा हमारे हक में है। अरे राहुल जी आ रहे हैं, तो 50,000 की भीड़ इकट्ठी हो रही है। जहां जाते हैं, शैलजा बहन जी जाती है, वहां हजारों का हजूम है। जहां हुड्डा साहब जाते हैं, वहां हजारों का हजूम है। चीफ मिनिस्टर की लड़ाई वहीं होती है जहां जिस पार्टी की हवा होती है। मैं ये कहता हूं, ये ठीक है, मैं इस हद तक एग्री करता हूं कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के, अब जैसे फॉर एग्जांपल रोहतक है, आउटर एरिया के जो लीडर हैं, जो लोग हैं, मुझे मिले हैं, वहां हमारा कैंडिडेट कम गया। वहां जो वहां के चौधरी लोग हैं, उनको उनको ये सोच के कि ये तो वोट आनी है, इग्नोर करना। उनकी एक्सपेक्टेशन, इलेक्शन ही एक ऐसा दिन होता है जब हर वोटर एक्सपेक्ट करता है कि जब हर कैंडिडेट डोर टू डोर जा रहा है तो हम क्यों नहीं। एक तो ये कारण रहा है, वन। नंबर 2, जो ये चलाया जा रहा है कि दलित, ये बीजेपी बड़ी मास्टर है इस मामले में। इन्होंने शैलजा को, एक जो हमारी वर्किंग कमेटी की मेंबर है, जिस शैलजा ने बीजेपी की हरकतों को देखते हुए कि सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर मुझे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसने आज तक के चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया और ये कहा कि मेरे पिताजी भी तिरंगे में लिपट के गए थे और मैं भी मरूंगी तो तिरंगे में ही जाऊंगी, मैं कांग्रेस के विरोध में कभी नहीं हो सकती, कांग्रेस की पक्षधर रहूंगी। ठीक है, लेकिन वो ये तो इनका तो एजेंडा है, विकास तो इनका एजेंडा नहीं बीजेपी का। इन्होंने शैलजा ऐसे कर दिया जैसे शैलजा को तो कुछ इस चीज का दुख है ही नहीं कि कांग्रेस, वो तो कांग्रेस से बंधी हुई है। ऐसे लग रहा था जैसे इनके घर में बेरानी क्या हो गया, इनको क्या हो गया बीजेपी वालों को कि शैलजा ही एक मुद्दा उठा लिया, शैलजा एक मुद्दा कर दिया। फिर कहीं आखिर में इनको ये जो मैं समझता हूँ, दिल्ली पार्टी लीडरशिप को कहीं आभास हुआ कि कहीं ये शैलजा के नाम पर हम डैमेज तो नहीं हो रहे। उन्होंने उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए अशोक तंवर को ले आए। अशोक तंवर बीजेपी से दुखी था, हमारा कोई भी बड़ा लीडर भारतीय जनता पार्टी में जाके खुश नहीं रह सकता। आज बता देता हूँ, कुलदीप बिश्नोई भी नहीं रह सकते। कुलदीप बिश्नोई की हालत देख लो क्या हुई, राव इंद्रजीत की हालत देख लो क्या हुई। ना छोड़ने की पोजीशन में, ना जाने की पोजीशन में। जाएं तो जाएं कहाँ। आज धर्मवीर की पोजीशन क्या है सुनो, रमेश कौशिक का नाम ही लेने वाला कोई नहीं। सुनो मेरी बात, शर्मा को तो शूट कर रही है, मैं जो कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो है बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो लाती है, यूज करती है, थ्रो करती है। ठीक है, आम को चूसो और गुठली को भगा दो। सुनो मेरी बात सुनो। मनोहर लाल खट्टर आपने देखा है, अगर मनोहर लाल खट्टर 10 साल उसको उन्होंने हरियाणा के अंदर रखा तो उसको हरियाणा इलेक्शन के अंदर क्यों उसकी छुट्टी कर दी? कारण कि मनोहर लाल खट्टर भी आम की गुठली की तरह चूसा गया, गुठली रह गई। ठीक, पहले उसकी प्रशंसा, मोटरसाइकिल के पीछे बैठना, बैठ के इकट्ठे खाना खाना, घूमना फिरना, गपशप लगानी, और जब 4 मिनट का भाषण खत्म होया तो उसको 4 इंच की एक चिट्ठी पकड़ा दी कि ये जाके राजभवन में दे आना और अपना इस्तीफा छोड़ आना। ठीक है, अब नायब सैनी को चीफ मिनिस्टर बना दिया ना। जितने 10 सालों के अंदर जो बिल वो लेके आए, चाहे रजिस्ट्री के अंदर टुकड़ों में रजिस्ट्री नहीं हो सकती, चाहे पोर्टल के ऊपर
चाहे कोई भी जो भी, उनको जो नैब सैनी कर सकते थे सबको उल्टा किया ना, उन्होंने किया ना। अब प्रधानमंत्री जी सार गए थे, लाइन में खड़े हैं, मनोहर लाल खट्टर भी खड़े हैं, आई समझ। और वो जैसे मनोहर लाल जी खट्टर आते हैं वो एकदम आगे निकल जाते हैं, उनकी नमस्ते भी स्वीकार नहीं करते। मनोहर लाल जी खट्टर भाग जाते हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। जब नायब सैनिक भाषण देने के लिए खड़े होते हैं वो उनकी सीट पे जाके बैठ जाते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी उनसे उनकी नमस्ते ले ले, नहीं सुनो, नहीं। तो भाई ये तो सुनो, इतना ह्यूमिलेट कर देते हैं कि अगर इनके पुराने इतिहास में चले जाओ, बलराज मधोक जैसे पुराने नेता, आई समझ के नहीं, जो राष्ट्रीय लेवल के थे, क्या LK अडवाणी जी का हाल किया है, सुनो मेरी बात, सिवाय यूं हाथ जोड़ने के कुछ भी नहीं, सुनो मेरी बात। तो इसलिए आप ज्यादा ना खुलवाओ। मैं फिर भी ये कहता हूं कि ये धर्म और जाति के ऊपर राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए, भाईचारा बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। इन्होंने जाट आरक्षण, किसान आंदोलन के नाम के ऊपर इस हरियाणा के भाईचारे को खराब करने की कोशिश की। तो रिजल्ट जो भी है, मुझे कांग्रेस पार्टी, जहां मैंने इतना लंबा अरसा मैंने कांग्रेस के अंदर काम किया, मुझे अथॉरिटी दे दे। मैं तो लीगल एक्सपर्ट भी हूँ, वकील भी हूँ, मैं इनको कटघरे में खड़ा कर दूंगा। ये फेयर इलेक्शन नहीं है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, ये प्रजातंत्र के ऊपर बहुत बड़ा अभी ये डाउट है कि आपको कांग्रेस की ओर से ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं मिलेगी, आपको डाउट है कोई? नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, समंदर है, और मैं जाऊंगा, दिल्ली में जा रहा हूँ और मैं भी संपर्क साधूंगा। ये फ्री इलेक्शन नहीं हुआ, ये फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, मेरा ये मानना है। चलिए देखिए, आपने ये कहा कि कुमारी शैलजा को लास्ट टाइम पे या पिछले चुनाव के लगभग 10-15 दिन से अब शैलजा को इश्यू बनाती रही बीजेपी, मगर जो कुमारी शैलजा जी हैं वो उन्होंने मौका क्यों दिया? देखिए 3 तारीख को जब प्रचार होना चाहिए लास्ट डे, वो वहां पे खबरें आ रही मीडिया के अंदर के सोनिया गांधी के पास राहुल जी कुछ चीजें ऐसी हैं, एक हफ्ते से घर बैठी हुई हैं। मैं कहता हूँ कुछ चीजें ऐसी हैं वो व्यक्त नहीं कर सकती। वो वर्किंग कमेटी की मेंबर है, जनरल सेक्रेटरी है, 2 स्टेटों की प्रभारी है। मैं कहता हूँ उनको कुलाना की टिकट दे देनी चाहिए थी, क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? इतनी बड़ी लीडर को इस हद तक ह्यूमिलेट करने का अधिकार किसको है? आप मेरे से बुलवाना ही चाहते हो तो मैं बोल देता हूँ, क्यों नहीं दी? सुनो, आज आपको क्या अधिकार है? तो कुछ बोल नहीं पाई। मैं ये नहीं कहता, उसने उनको जहां प्रचार प्रसार के लिए कहा वहां गई। सुनो, उन्होंने कही वो राहुल गांधी के साथ असंत स्टेज शेयर कर वाला नहीं कर रही है। लेकिन सुन, लेकिन बात ये है, लेकिन आप ऐसा ना करो। ये एक मैंने कहा नहीं, जो जीता वो सिकंदर। अगर हम जीत जाते तो सारी चीजें ठीक हो जाती, कहीं शैलजा ठीक हो जाती। हाँ। अब हम हार गए तो कहीं कोई शैलजा का दोष बता रहा है, कोई भूपेंद्र हुड्डा का दोष बता रहा है। सुनो, ये बड़ा ओहो बहुत बुरा टाइम है। जब मैं मंत्री था ना, मेरे घर के बाहर कुंभ का मेला लगा करता। सुनो, और जब मैं हटा ना, ये मुझे ढूंढना पड़ता था, यार वो आदमी गए कहाँ। सुनो, कुछ प्रॉपर्टी चल है, कुछ अचल है। सुनो, जो चल है वो चलती फिरती है। वही आदमी मेरे हारने के बाद शादीलाल के पास, शादीलाल के हारने के बाद भूषण के पास, वो हारा तो मुनीश ग्रोवर, जो हमारी पार्टी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का, वही आदमी वहां। सुनो, ये है चल प्रॉपर्टी, इनको कुछ नहीं लेना देना। कुछ होती है अचल प्रॉपर्टी, जो 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 स्थिर रहती है, जो विचारधारा से जुड़ी रहती है, जो चाहे कुछ हो जाए। आज मैं कह रहा हूं, मैंने आपको बताया, पांडव जीत गए इसलिए धर्मपुत्र कहलवाए, और धर्म युद्ध कहलाया। अगर वो हार जाते क्या कहलाते? सुनो, बड़े बेवकूफ थे। लाखों की सेना के सामने इन 5 आदमियों को लड़ने की जरूरत क्या थी?
और हसनापुर के सामने लड़ने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए थी हसनापुर के सामने लड़ने की। क्या जरूरत थी धर्मपुत्र जो रजिस्टर को अपनी धर्मपत्नी को जुओं में लगाने की? पता नहीं क्या क्या बातें होती है, लेकिन जीत गए। इसलिए सिकंदर धर्म युद्ध था। तो इसलिए अब कोई आरोप लगाएगा हुड्डा साहब पे, कोई आरोप लगाएगा शैलजा पे, कोई आरोप लगाएगा किसी पे। मैं तो कहता हूँ हे भगवान, ये तो भूषण बत्रा जीत गया 1100 वोटों से, नहीं तो आरोप मेरे पे भी लगने थे। ये तो जो जीता वो सिकंदर बस। चलिए देखिए, आपने ये कहा कि कुमारी शैलजा को उकलाना से चुनाव क्यों नहीं लड़वाया, आपने सवाल खड़ा किया। अगर मैं ये सवाल खड़ा करूं कि कुमारी शैलजा जो चित्रा सरवारा 2 दफा से जो अनिल विज के सामने फाइट कर रही है, पिछली बार भी इंडिपेंडेंट फाइट कर रही थी, अब की बार भी इंडिपेंडेंट फाइट कर रही है, उसको टिकट कुमारी शैलजा ने क्यों नहीं देनी थी? पहले एक बात बताओ, चित्रा कौन है? कौन है चित्रा? पता बताइए। निर्मल सिंह की लड़की है, लड़की है ना? बिल्कुल। अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी, एक से निर्मल सिंह, एक से उसकी बेटी। फिर बीजेपी क्या कहती? अरे सर मैं मान गया, रणदीप सुरजेवाला का बेटा आदित्य सुरजेवाला नहीं सुन, वो तो एक वो रणदीप सुरजेवाला को नहीं लड़ रहा। जयप्रकाश का बेटा, जयप्रकाश तो नहीं लड़ रहा। जयप्रकाश वो लोकसभा का लड़ चुका है ना। सुन, ये अलग बात है, ये एक अलग बात है कि मैं लड़ चुका हूँ, मेरा बेटा साल बाद लड़े, दैट इज ए डिफरेंट इशू। लेकिन एक ही टाइम में बाप कैंट से वो सिटी से, क्या मतलब? यही भारतीय जनता पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूंसी लिंक्ड है। नहीं दी टिकट, ठीक किया, पार्टी का डिसीजन ठीक था। सुनो, उसमें शैलजा दोषी कहाँ है? एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लब्बो लबाब घूम फिर के बात का ये है, किसी का वो कहते हैं ना कि अब अगर सीटें आ जाती 65, सीटें आ जाती 60, तो आप मेरे घर के बाहर आए हो, हैं? आपको मैंने चाय पिलाई है, 1 घंटा बैठे हो, तो यहाँ मेरे घर भी 100 आदमी बैठे होते हैं। अब मैं बाहर दरवाजा 2 बार देखने गया, अरे कोई तो आओ। अरे जो जीता वो सिकंदर है। यहाँ रही आके हैं। सुनो, पावर के साथ पावर गेम, हु इज इन पावर दे आर विद दैट। ये बहुत अच्छी बात है कि आप चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, उनमें कोई मिर्च मसाला वो लगाते नहीं है, फैक्ट को स्वीकार कर रहे हैं। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। मैं आज क्यों गया? चलिए, आपने दो चीजें एक्सेप्ट करी। पहली चीज ये एक्सेप्ट करी कि कांग्रेस जो थी वो बड़े आत्मविश्वास में थी, अति आत्मविश्वास, वो ठीक नहीं था। दूसरी चीज आपने ये कही कि कुमारी शैलजा को चुनाव लड़ाना चाहिए था, ताकि दलित जो कम्युनिटी है उसके अंदर ये मैसेज कन्वे होता है कि कुमारी शैलजा भी चीफ मिनिस्टर की दावेदार है, इसलिए उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। देखिए, एक चीज और है कि जितने भी रेबल थे, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जो उनके एरिया के अंदर या उनके ही आदमी थे, क्या उनको मनाया जा सकता था? मनाने की राहुल, मैंने कह तो दिया, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ लीडरों ने ये सोच लिया कांग्रेस तो आ ही रही है, कोई जरूरत नहीं है किसी का एहसान लेने की। सुनो, मैं स्टार प्रचारक बनाया, कांग्रेस ने बनाया होगा, आपके सामने बैठा हूँ। हरियाणा से अगर बगैर ऑफिस के उदय भान जी बने तो वो पीसीसी प्रेसिडेंट थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बने तो सीएलपी के लीडर थे, शैलजा बहन जी बनी तो वो क्योंकि वर्किंग कमेटी की मेंबर थी, रणदीप सुरजेवाला बने तो वो भी वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। सुनो, इसी तरह से जो भी बने, वो कैप्टन अजय यादव बने तो वो ओबीसी समाज के प्रधान थे। सुनो, जो भी बने, मैं एक ऐसा बना जिसके पास कोई ओहदा नहीं था, लेकिन मुझे क्यों बनाया गया? क्योंकि मैं पंजाबी समाज की लड़ाई लड़ता रहा हूं, मैं एक समाज को रिप्रेजेंट करता हूं, और मेरे नॉलेज में है कि 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे समाज के लोगों ने बड़े लीडरों को कहा कि सुभाष बत्रा को लेके भी आओ अपने जहाज में बिठा के। सुभाष बत्रा का भी प्रचार प्रसार में मुझे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स ने तो कहा, मैं गया, लेकिन चौधरी साहब इनकी बचत भी होती। स्टार प्रचारक जो होता है ना, उसका खर्चा कैंडिडेट के अंदर नहीं करता। हेलीकॉप्टर करना है तो कितना खर्चा करो,
दस्तखत तो मेरे करवा लोगे, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर में नहीं बैठूंगा। अगर मान लो आप गए हो, कहीं 50 वोटों का फर्क होता, कहीं मेरी रिश्तेदारी होती, 10 वोटों का फर्क होता, आपके साथ एक पंजाबी चेहरा आपके साथ होता, तो कोई कुछ ना कुछ तो असर होता नहीं। एक आज जाटों के बाद पंजाबी समाज की दूसरी कम्युनिटी है, ठीक है। देवीलाल बेवकूफ थे जो डॉक्टर मंगल सैन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया और अपने साथ लेके चले, सभी जातियों के लोगों को साथ लिया। क्या वो मूर्ख थे? नहीं, वो समझदार थे कि जब तक सभी जातियों को साथ लेके नहीं चलोगे, सत्ता की वापसी नहीं हो सकती। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूं कि 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए, किसी की कोई भूमिका देखी आपने? नाम भी याद है किसी को? लोगों को नाम ही याद नहीं है। अपो अपने किसी को हुड्डा साहब ने बना दिया, किसी को किरण ने अपनी बेटी को बना दिया, शहजा बहन जी ने अपने एक वो रामकिशन गुर्जर को बना दिया, और रणदीप सुरजेवाला ने उसको बना दिया, तो क्या नाम है, गुप्ता, सुरेश गुप्ता को बना दिया, और जिसके कितने वोट आए सारा उसका चर्चा का विषय रहता है। किसी आपने वर्किंग प्रेसिडेंट की भूमिका इस पूरे प्रदेश में देखी? नहीं। जो समाज जाटों के बाद दूसरे नंबर की कम्युनिटी है, जिस समाज के आदमी को डॉक्टर मंगल सैन को देवीलाल ने पूरे प्रदेश के अंदर घुमाया और सत्ता 90 में से 85 सीटें जीत के आए और उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, जिस समाज को चौधरी भजनलाल ने जिनके 11 मंत्री बनाए और उनको एक पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज दिया, व्यापारी समाज को मैसेज दिया कि पंजाबी समाज, मैं पंजाबी समाज का आदमी हूं, मैं बावलपुर से आया हूं, 11 साल राज किया। क्या कांग्रेस अब सो गई थी? आपने क्यों नहीं वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया? क्या उनके पास सीआईडी के इनपुट थे? क्या उनके पास खबरें थी? क्या प्रभारी और ये सारे लीडर सोच रहे थे? क्यों नहीं बनाया? कारण ये भी हार के कारण है। बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग करती है, कांग्रेस नहीं करती है। बीजेपी जमीनी लेवल पे संगठन शैलजा का नहीं बना, संगठन अशोक तंवर का नहीं बना, संगठन पिछले 12 सालों से संगठन नहीं है, बूथ लेवल की कमेटी नहीं है। इलेक्शन क्या लड़ोगे आप? क्या लड़ोगे? ठीक है, आपकी एज 78 जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज सेम बराबर साल है का। वीरेंद्र सिंह भी, वीरेंद्र सिंह मेरे से 1 महीना छोटे हैं। सेम 78, और कुछ और भी नेता जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो भी लगभग इसी एज ग्रुप में आते हैं। 5 साल के बाद आप लोग 83 हो जाओगे। क्या आपको लगता है कि आपकी रेलिवेंसी, पॉलिटिकल रेलिवेंसी बची रहेगी, या आप लोग एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर इसी तरीके से जैसे आज हो वैसे आ जाओ, आओगे या जाओगे? आप क्या मानते हो? राहुल, मुझे और का तो पता नहीं। वीरेंद्र सिंह को भूपेंद्र कहते हैं, ये मार्गदर्शन की पोजीशन में आ गए हैं, ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं, ना मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं। आज फिर उम्र की बात चली तो हुड्डा साहब मेरे को कहने लगे, मैं उनके साथ था आज मॉर्निंग में, ठीक है। किसी ने पूछा, बत्रा साहब आपकी उम्र क्या है? मैंने कहा 78 साल। तो भूपेंद्र बोला, यार तू अपनी उम्र क्यों बताता है? अच्छा। मैंने कहा क्या मतलब? बोला उम्र बतानी नहीं चाहिए, तू ये कह कि हम चलते फिरते नजर आ रहे हैं ना, बस। तो चौधरी साहब वही चलता फिरता नजर आवे ना आवे, सुभाष बत्रा जो है ना, ये चलता ही चलता नजर आएगा। चलिए मेरा सवाल सुनो, ये ना हम बूढ़े हुए हैं, राजनीति पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है कि जो कभी रिटायर नहीं होता। आज भी लाल कृष्ण आडवाणी 96 साल के हैं, आज भी उनके अंदर वो झील है। आप उनके चेहरे को देखो, आज बना दो उनका देश का राष्ट्रपति, देखो कैसे चलने, फिर मोरनी की चाल से चलने शुरू हो जाएंगे। तो भाई अगर भूपेंद्र हुड्डा आप चीफ मिनिस्टर बन जाते, चेहरे पे ग्लैमर कुछ और होता, लेकिन चाहे वो चेहरे से एक्सप्रेशन नहीं देते, वो एक बड़े नेता हैं, शैलजा बड़ी नेता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये इलेक्शन बिल्कुल हैक हुआ है, ये इलेक्शन बिल्कुल एक
प्रजातंत्र का गला घोटा गया है। मैं ये कहता हूँ पूरा इलेक्शन प्रदेश का काउंटर मांड होना चाहिए। मैं इसके अंदर रिट फाइल करूंगा, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, और इसके पुनर्इलेक्शन करवाएं बैलेट पेपर के ऊपर। एक पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल साबित हो जाएगी।